अपनी अलग अलग मांगों को लेकर देश भर के किसान एक बार फिर से सड़क पर हैं। तैयारी दिल्ली की तरफ कूच करने की थी, लेकिन हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर ही महाभारत छिड़ गया। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन जैसे ही किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी तो पुलिस ने भी जमीन और ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। किसान और पुलिस के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। किसानों की तरफ से पत्थरबाजी भी हुई। किसानों ने शंभू बॉर्डर पर घग्गर नदी के पुल पर रेलिंग भी तोड़ दी। पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में भी ले लिया। इससे पहले कल रात को सरकार के मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच 5 घंटे तक बैठक हुई थी। इस बैठक में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन एमएसपी की गारंटी के मुख्य मुद्दे पर कोई बात नहीं बनी। किसान भी एमएसपी की गारंटी को लेकर अड़े हुए हैं। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, ये जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दे भी आपकी मंडी में एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पे कमेटी बनाए। हमने बोला इस पे तर्क दीजिए, इस पे कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है ही नहीं है। तो इससे वो बिल्कुल उसका जवाब उनके पास नहीं था। आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते हैं। सरकार ने किसानों के साथ बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया है। किसानों को समझाने की कोशिश हो रही है। सरकार को यकीन है कि बातचीत से इस मामले का हल निकल जाएगा। जिस बात के लिए वो कह रहे हैं उसके लिए ये समझना ऐसे संगठनों के लिए जरूरी है कि कोई भी इस तरह का जब भी कानून बनाने की बात होती है तो उसमें एक पद्धति अपनाई जाती है। पद्धति होती है जिस पद्धति के आधार पर दोनों को समझना पड़ता है कि इसके अनुकूल प्रतिकूल विषय क्या क्या हैं, जिसे ध्यान में रखना चाहिए। इस बार किसान आंदोलन से करीब 50 संगठन जुड़े हुए हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने इस आंदोलन से अपने आप को अलग रखा हुआ है। पर अगर बात बिगड़ी तो वो भी इस आंदोलन में कूद सकता है। संयुक्त मोर्चा अभी इस मोमेंट में नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चे की 16 फरवरी की कॉल है। ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है। ये भी किसान संगठन से ही है। ये दिल्ली के लिए चल रही है, लेकिन हम इनके समर्थक में हैं। अगर इनके साथ में कोई छेड़खानी नहीं होगी तो हम इनके सपोर्ट में आएंगे। किसानों के आंदोलन को विपक्षी दलों का भी साथ मिल गया है। अखिलेश यादव किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं देने पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इधर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए किसानों को फसल पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा कर दिया है। किसानों पर पुलिस के एक्शन को लेकर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है। क्या देश का अन्नदाता किसान और खेत मजदूर न्याय मांगने अब देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आ सकता? क्या किसान को दिल्ली की परिधि के 100 किलोमीटर में आने की अब आजादी नहीं रही है न्यू इंडिया में? क्या सरकार ये मानती और सोचती है कि किसान दिल्ली की सत्ता पर आक्रमण करने आ रहा है? जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? किसानों ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में सितंबर 2020 से आंदोलन शुरू किया था, जो 378 दिनों तक चला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद दिसंबर 2021 में किसान आंदोलन खत्म हो गया था। उस वक्त सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं, इसलिए किसानों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, आंदोलन जारी रहेगा। सवाल ये है कि एमएसपी की गारंटी देने में क्या परेशानी है, और ये भी कि क्या किसानों की मांगें प्रैक्टिकल हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में विपक्ष इस आंदोलन को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से क्या नहीं चूकेगा, और क्या सरकार किसानों को नाराज करने का रिस्क लेगी? इस रिपोर्ट में आपने देखा कि सरकार किसानों को
एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं दे रही है। बातचीत हुई लेकिन इसी पे मामला अड़ गया। सरकार एमएसपी पे फसलें खरीदती है, हर साल आप सुनते होंगे कि एमएसपी बढ़ती रहती है। फिर गारंटी का कानून क्यों नहीं बना सकती सरकार? उसके पीछे क्या दिक्कतें हैं, क्या लॉजिक है, कितना खर्चा आएगा? इसका कोई हिसाब किताब गणित है क्या कि कहाँ पे बात जाके अटक जाती है कि एमएसपी एक कानून नहीं हो सकता। एमएसपी सरकार देगी, बढ़ा के देगी, लेकिन कानून तौर पर नहीं देगी। कानून बनाने से क्या होता है? अगर कानून बना दिया जाए कि फसलें एमएसपी के प्राइस से नीचे नहीं बिकेंगी मंडी में या कहीं पे भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोड्यूस है वो एक सर्टेन प्राइस से ऊपर या उस पर ही बिकेगा, और अगर वो नहीं बिक पा रहा तो सरकार खरीदेगी उसको। इसमें क्या दिक्कत है? हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय जो इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर है, दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने एक विस्तार से इसको समझने की कोशिश की कि दरअसल क्या मुश्किलें आ सकती हैं जिसकी वजह से बात अटक रही है। आइए उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। बिल्कुल, एमएसपी की गारंटी का जो गणित है उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस किसान को सरकार अन्नदाता कहती है, आखिर उस अन्नदाता को आंदोलन पर क्यों उतरना पड़ा और सरकार उनकी मांगों को क्यों नहीं मानना चाहती है, क्यों नहीं मानने को तैयार है। दरअसल इसका एक गणित है, उस हिसाब को आपको समझाता हूं। सबसे पहले किसानों की जो मांग है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। अब एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाती है। सभी फसल से मेरा मतलब यह है कि अभी 24 फसल पर एमएसपी की गारंटी मिलती है, बाकी फसलों को जोड़ दिया जाए, साथ में डेयरी प्रोडक्ट को जोड़ दिया जाए, हॉर्टिकल्चर को जोड़ दिया जाए, तो इन सारे प्रोडक्ट की बाजार कीमत अभी करीब 40 लाख करोड़ रुपए है। अब इसके बराबर का एमएसपी देंगे तो सरकार को हमेशा, कानूनी गारंटी चूंकि दे रही होगी सरकार, तो हमेशा 40 लाख करोड़ रुपए सालाना खर्च करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा अनाज खरीदने के लिए। अब इस 40 लाख करोड़ रुपए का भार समझिए, जितना सरकार का एक्सपेंडिचर बजट होता है करीब 45 लाख करोड़ रुपए का होता है, तो 40 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ और सिर्फ सरकार अनाज खरीदने पर दे देगी। इसके अलावा इनकम टैक्स का जो कलेक्शन होता है वो कलेक्शन करीब 16,63,000 करोड़ के आसपास होता है, उसका 1.5 गुना तो आपको इस पर ही खर्च करना पड़ जाएगा। अगर डिफेंस बजट से तुलना करें तो करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए डिफेंस का बजट होता है, तो डिफेंस बजट का 8 गुना आपको खर्च करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ अनाज खरीदने पर। अगर हेल्थ बजट पर करें, जो सरकार अस्पतालों पर, दवाइयों पर खर्च करती है, करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास होता है, और इससे तुलना करें तो हेल्थ बजट का 40 गुना आपको सिर्फ और सिर्फ अनाज खरीदने पर खर्च करना पड़ेगा। यह सरकार की दुविधा है। मान लिया जाए सरकार से बातचीत होती है, कुछ बीच का रास्ता निकल जाता है, और यह होता है कि सारी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी मत दीजिए। अभी जितनी फसलों पर एमएसपी आप घोषणा करते हैं, सिर्फ उस पर आप कानूनी गारंटी दे दीजिए। तब भी बहुत आसान नहीं होगा उसको लागू कर पाना, क्योंकि उस पर एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख करोड़ रुपए का सालाना खर्च आएगा। अगर अभी के एमएसपी वाली फसलों को कानूनी गारंटी दे दी जाती है तो उतना खरीदने के लिए अब ये 10 लाख करोड़ रुपए का सालाना खर्च आएगा, उसका गणित आप समझिए। ये 10 लाख करोड़ रुपए का सालाना खर्च जो आएगा वो हेल्थ बजट का करीब 10 गुना होगा। हेल्थ बजट करीब 98,000 करोड़ रुपए के आसपास है, तो उसका 10 गुना आपको तो सिर्फ अनाज खरीदने पर खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा डिफेंस बजट करीब 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास होता है, तो आपको उसका 2 गुना खरीदना पड़ेगा सिर्फ अनाज खरीदने के लिए। यानी जो अनाज खरीदने पर जितना खर्च करेंगे वो कुल रक्षा बजट का 2 गुना से भी ज्यादा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार सालाना जितना खर्च करती है उतने के बराबर आपको सिर्फ और सिर्फ अनाज खरीदने पर खर्च करना पड़ेगा। तो सरकार इतने पे भी मान जाए तब भी ये लागू कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि सवाल ये उठा इतना पैसा लाएगी सरकार कहां से? क्या हेल्थ बजट में कटौती करेगी? क्या डिफेंस बजट में कटौती करेगी? तो ये सारे सवाल हैं। अब एक मुद्दा उठता है कि आखिर अभी क्या है। अभी के हालात आपको बताता हूं। अभी क्या होता है कि सरकार जो है कुल 24 फसलों की एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हैं कि इतना तो कीमत कम से कम किसानों को मिलना चाहिए, और उसमें से जितनी फसलों की एमएसपी सरकार तय करती है उसमें से 25% जितना उत्पादन होता है उसका 25% सरकार खरीद लेती है। अब उस 25% जो खरीदती है उस पर सरकार का जो कुल खर्च होता है वो करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता है। अभी सिर्फ सरकार अनाज खरीदने में 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करती है, और जितने फसलों पर एमएसपी तय करती है उसका 25% खरीदती है। अगर सभी फसलों को जोड़ दिया जाए तो मुश्किल से 6.25 यानी 6.25%
फसल या अनाज सरकार खरीदती है जितना उत्पादन होता है। तो अभी और मांग मान लेने में आसमान जमीन का अंतर हो जाएगा। एक तरह से कहें तो पूरे राजस्व स्थिति का, फिस्कल मामले का पूरा कह सकते हैं कि बिगड़ जाएगा और सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगी। यही वजह है कि सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने में बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहती है, इसलिए इतनी देर हो रही है। तो समस्या विकट है, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहमान जो हमारे साथ हैं, एमएसपी पर कृषि और पीएम की कमेटी के सदस्य विनोद आनंद हैं, साथ ही किसान शक्ति संघ के प्रेसिडेंट पुष्पेंद्र सिंह जी, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रजेश भाटी जी और इकोनॉमिस्ट विजय सदाना जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश जी, हम लोगों ने देखा अभी कि आप लोगों की जो मांगे थी उस पर हमने एक विस्तार से रिपोर्ट देखी भी, एक दौर की आप लोगों की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन बातचीत में गाड़ी वहीं पर अटक गई कि साहब पूरी फसलों की पूरी गारंटी नहीं दी जा सकती है। अभी आपने देखा कि किस तरह के खर्चे की बात कर रही है, तो सरकार की आपको लगता है कि उनकी ये समस्या जेन्युइन है या वो बहाने बना रहे हैं? नीरज जी, ये जो सरकार बहाने बराबर बना रही है, ये आप देख रहे हैं। 2 साल हो गए आंदोलन खत्म हुए, हम लोग घर चले गए और 2 साल के अंदर इन्होंने एक भी कार्य एमएसपी पर नहीं किया है। लगातार सरकार से बात कर रहे हैं एसकेएम के लोग, लगातार इनसे टच में हैं, लेकिन अब जब आंदोलन की घोषणा की है, जब इनके नेता बीच में आ रहे हैं बात के लिए, लेकिन 2 साल में एक बार भी नहीं किया इन्होंने। आपको ये देखना होगा हमने मांगा क्या है। हम न्यूनतम मूल्य मांग रहे हैं, एमएसपी की गारंटी, हम किसान का बीमा मांग रहे हैं, हम उस जो केंद्रीय मंत्री के बेटा ने जो कुचले हैं लोग लखीमपुर खीरी के, उनके लिए न्याय मांग रहे हैं। जिस स्वामीनाथन को ये सम्मान दे रही है सरकार, उनकी पॉलिसी को लागू नहीं करा सकती, इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी। और जब किसान दिल्ली की तरफ आ रहा है तो ये कह रहे हैं भाई, तो दोबारा आज पूरे चैनलों पे ही चल रहा है, तो खालिस्तानी आ गए, ये तो अलगाववादी आ गए, ये तो दंगई आ गए। मतलब ये कोई इनकी अच्छी मानसिकता वाली बात नहीं है। हम इनसे ये कह रहे हैं कि दिल्ली सबकी है और दिल्ली में किसान को आने का अधिकार है। दिल्ली किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक पार्टी की नहीं है। क्या दिल्ली में रामलीला में मैदान नहीं आ सकता किसान? क्यों एक कीड़े लगा रहे हैं? जो किसान फसल बोता है उसके लिए सरकार कीले बो रही है। आपने पहले भी 13 महीने का आंदोलन में देखा, आपने अब भी ये देख रहे हैं कि इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये किसान दिल्ली में ना आए। इन्हें दिक्कत क्या है, इन्हें परेशानी क्या है? हम एमएसपी मांगने कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? ब्रजेश जी, हमने ये कहा है कि हमें न्यूनतम मूल्य दे दीजिए आप। ब्रजेश जी, हमें नहीं चाहिए सोना का। ब्रजेश जी, अभी एक आप लोगों की मीटिंग हुई जिसपे हम लोगों ने रिपोर्ट में दिखाया कि बहुत सारे आपके संगठन के लोग गए थे और मंत्रियों के साथ बैठे हुए, उसमें क्या डिसाइड हुआ या क्या समझौता हुआ या क्या बात मानी गई और क्या बात नहीं मानी? बात अटक कहाँ पे गई, सिर्फ वो बताइए। बात जो है ना नीरज जी, बात जो मंत्री जो मीटिंग के लिए गए थे, उनके पास था ही नहीं कुछ भी देने के लिए। हमने उनसे ये कहा कि आप आइए, स्वागत है, आप खूब मीटिंग कीजिए, हमें एमएसपी गारंटी दे दीजिए, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। वो उन बातों कर रहे हैं कि भाई हम हाईटेक करेंगे, हम 12 पे हाईटेक, मतलब और उल्टी नई बातें बता रहे हैं कि हम 12 पे हाईटेक मीटर लगाएंगे जिससे किसान का जो बिल है वो डबल हो जाए। हम किसान को हाईटेक करने की कोशिश, आप मत कीजिए हाईटेक, हमें आप कुछ भी मत कीजिए, लेकिन हमारे गन्ने का मूल्य, हम एमएसपी की मांग इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारी फसलें सरकार खरीद सके, अगर ना बिके तो। लेकिन ये लोग, इनकी मंशा सिर्फ मतलब छलावे वाले मंत्री जो गए थे सभी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम एमएसपी पे नहीं खरीद पाएंगे पूरी फसल। उन्होंने मना, जब नहीं जमी तो दिल्ली की तरफ आ रहा है नहीं तो किसान नहीं, किसान क्यों आता? पुष्पेंद्र जी, ठीक है भाटी, जाता हूँ दोबारा आपके पास। पुष्पेंद्र जी, मसला तो फिर वही अटक गया है असली। मैं आ रहा हूँ विनोद जी, अभी एक बार लोगों की बात सुन ले, फिर आपको ही जवाब देना सारे। पुष्पेंद्र जी, बात वहीं पे अटक रही है, बाकी सारे जो 13-15 इश्यूज हैं वो तो मुझे लगता है कि रिजॉल्व होने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, वो हो सकते हैं। ये असली जो खेल है वो एमएसपी पे, जिस पे बात अटक गई है। अभी बातचीत हुई तो कह रहे हैं कि उन्होंने मना कर दिया। आपको लगता है कि सरकार इसमें बहाने बना रही है, जेन्युइन है कि दे नहीं सकती सरकार? नहीं, इसमें बहाने बनाने वाली बात ही ज्यादा सही है। जो वार्ता हुई है अभी 2 राउंड की, उसमें मंत्रीगणों ने ये कहा है कि साहब हम इस पर विचार करेंगे, इस पर हम समिति बनाएंगे, कमेटी बना करके इस पर विचार होगा और लोगों से पूछना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स की राय लेनी पड़ेगी, इसलिए हमें टाइम दे दो। ये इनका स्टैंस रहा है। बाकी जो छोटी मोटी मांगे हैं कि भाई हम कंपेंसेशन कुछ किसानों के देंगे, मुकदमे वापिस करेंगे, जो पहले ही तय थे और जो हो जाने चाहिए थे, वो इन्होंने अब ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन उस पर भी कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है।
अब मैं जो आपकी अभी लक्ष्मण जी की रिपोर्ट थी, थोड़ी सी मैं सुन पाया, उसमें बेसिक बात ये कही जा रही है कि बजट का बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। शायद 10 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने फिगर कोट किया है कि जिसकी वजह से नहीं सुन पाया तो मैं बता दूं आपको, एमएसपी की दी जाती है। जी, मैं बता दूं कि आप नहीं सुन पाए तो जी, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है, हाँ बता दीजिए, कि अगर 23 फसलों को एमएसपी पे खरीदा जाएगा तो उसमें 10 लाख करोड़ का खर्च आएगा। अगर सभी फसलों को खरीदा जाएगा तो 40 लाख करोड़ का खर्च आएगा। तो 40 वाली मान लीजिए 23 का ही हम लेके चलते हैं, तो ये जो 10 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, ये हमारा जो कुल बजट होता है उसका तकरीबन 25% बैठेगा। और फिर वो कंपेयर कर रहे थे कि जो हमारा डिफेंस बजट है उसका दुगना हो जाएगा, हेल्थ बजट का 10 गुना हो जाएगा, इनकम टैक्स ही हम 16 लाख करोड़ जुटा पाते हैं, तो उसके हिसाब से 10, अभी जो खर्चा हो रहा है करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास एमएसपी पे, तो ये 10 लाख करोड़ तो संभव नहीं होगा। ये उनकी रिपोर्ट का अलग बोलुआ था। अब बोलिए। जी, देखिए इसमें ऐसा है कि जो मांग है पहले उसको समझ लें। सारा देश आपके माध्यम से आपको सुनता है। मांग ये नहीं है कि सरकार सारा प्रोड्यूस खरीदे। 23 फसलों की पहला पॉइंट तो ये है कि C2 + 50% जो एग्रीकल्चर कॉस्ट डिसाइड करने वाली जो हमारी समिति है CACP, वो C2 कॉस्ट निर्धारित करती है कि इस फसल की उगाने में इतनी कीमत आ रही है, इतने रुपए प्रति कुंटल। उसके ऊपर 50% रिकमेंडेशन है स्वामीनाथन आयोग की, जो सरकार भी कह रही है कि हम देना चाहते हैं, लेकिन वो उसको C2 + 50 नहीं दे रहे और दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। तो पहले तो ये निर्धारण होगा कि असल में कीमत इतनी है और एमएसपी डिक्लेयर हमने ये कर दी। अब डिक्लेयर तो हमने कर दी, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे हो? तो हम ये कह रहे हैं कि उसको लीगल एक बार लगाई जाए कि इससे नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं खरीदेगा जो भी विलिंगली अपनी मर्जी से मार्केट में एंटर होता है। इसमें यह नहीं है कि सरकार को खरीदना है, सरकार को सारा माल नहीं खरीदना है, सरकार को उतना ही माल खरीदना है जो वो ऑलरेडी खरीदती आ रही है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की जरूरतों के लिए, या अन्य कोई जरूरत उसको है तो बांटने के लिए, तो वो उतना खरीदे। वो 2.5 लाख का है, 3-4 लाख का है, वो सारी चीजें जो है वो खरीदते रहे। इस विषय में विस्तार से हमने कैलकुलेशन की और मैंने खुद इस विषय में इंडियन एक्सप्रेस में ये लेख छपा था, मिनिमम सपोर्ट मैक्सिमम गेन, 31 दिसंबर 2001 का है। और आपके दर्शक चाहें तो आज 2001 का इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, इसको देख सकते हैं। 2021 सॉरी 31 दिसंबर का, जब ये सारा इशू। अच्छा, इसमें एक सवाल हमने लिखा था पुष्पेंद्र जी, अगर मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि सारा सरकार को खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर सारा सरकार नहीं खरीदती है तो कौन खरीदेगा? जो भी मार्केट में आएगा वो खरीदेगा, जिसको जरूरत होगी। हमें ये नहीं कह रहे सारा खरीदेगा, लेकिन एक बार होगी। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूं, ऐसा नहीं है कि ये कोई आश्चर्यजनक नया कॉन्सेप्ट। नहीं, अरे पुष्पेंद्र जी, आर्टिकल मैंने पढ़ा है, पिछली बार आंदोलन के समय भी ये जिक्र आया था, हमने इसको पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा है। हाँ, मेरा बेसिक क्वेश्चन ये कि मान लीजिए सरकार के ऊपर बंदिश है कानून की, वो खरीदेगी, लेकिन आप किसी व्यापारी को भी उसी भाव पे आपका कहना है उससे नीचे व्यापारी भी नहीं खरीदेगा। व्यापारी अगर नहीं खरीदता है तो कौन खरीदेगा उसको? किसान तो कहेंगे साहब कानून है तो आप खरीदो, तो कौन खरीदेगा? सरकारी खरीदेगी? नहीं, कानून ये नहीं है कि आप जबरदस्ती खरीदो। नहीं, समझिए बात को। इसमें केवल जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट होता है, अगर आपने मजदूर हायर करना है, फैक्ट्री चलानी है, तो आप इतना रेट देंगे। आपको नई फैक्ट्री चलानी है, आप मत चलाओ, मजदूर कहीं और चला जाएगा या जैसा मर्जी है वो कर लेगा। हमने ये कहा है कि इसको एक बार लगाइए। जैसे और मैं उदाहरण देता हूं, जैसे सर्किल रेट होता है, किसी भी रेट पर आप जमीन, फ्लैट वगैरह प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। सरकार कहती है ये रेट कम से कम रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से मुझे स्टाम्प ड्यूटी दे दीजिए। जो गन्ना है, गन्ना भी आज की तारीख में सरकार के प्रेस्क्राइब्ड रेट पर सब लोग खरीदते हैं, सारी चीनी मिलें खरीदती हैं। ऐसा नहीं है कि गन्ना फेंक दिया जाता है, वो खरीदा जाता है। और इसी तरीके से टेलीकॉम में रेट निर्धारित है, इलेक्ट्रिसिटी के रेट निर्धारित है मिनिमम। तो उस तरीके से ही हम चाहते हैं कि ये मिनिमम हो जाए। सरकार को नहीं कह रहे कि सारा माल खरीदे। पुष्पेंद्र जी, अब रुकिए सर, विनोद जी है भाई, ये सही व्यक्ति हैं, यही है एमएसपी कमेटी के मेंबर विनोद जी। पुष्पेंद्र जी को भी आपने सुना और भाटी जी को भी सुना आपने। अब आप जवाब दीजिए, सरकार एमएसपी पे क्यों नहीं खरीदना चाहती, क्या दिक्कत है? पुष्पेंद्र जी और भाटी जी का स्वागत करता हूं, उनके सारे विचारों का भी स्वागत करता हूं।
परंतु सिर्फ मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दें कि बिहार, उत्तर प्रदेश और बाकी के राज्यों का जो खरीदारी होगी वो क्यों नहीं हो सकती? देखिए साहब, बात एमएसपी की नहीं है और बात लीगल गारंटी की नहीं है, बात लीगल गारंटी को ओबे करने की। अगर बिहार में पैक्स का सिस्टम नहीं है, नेटवर्क नहीं है या खरीदारी करने की व्यवस्था नहीं है, तो ये फूड सिक्योरिटी के तहत पंजाब और हरियाणा से एक एक ग्रेन खरीदा जाएगा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी की मिलें और कर्नाटका की मिलें और जो महाराष्ट्र की चीनी मिलें हैं वहां से खरीदारी होती रहेगी। जो 22+1 शेड्यूल कमोडिटीज है, 24वां कमोडिटी कौन सा मुझे अभी तक मालूम नहीं है। तो आप मुझे ये बता दें कि कहाँ जाएंगे बिहार के किसान और उत्तर प्रदेश के किसान? ये एमएसपी की जो लीगल गारंटी की मांग है ये बिहार को क्यों नहीं मिल पाया? और बहुत सारे ऐसे कुछ विशेष मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमारी कमेटी 30 बैठकें कर चुकी है और हमने तो आमंत्रित किया था 3 संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 3 लोगों को, अभी तक तो उनका आया नहीं। वो कमेटी के ऊपर विचार उठाते रहे कि उनको सरकार से मतलब ही नहीं है, ये सरकार बेकार है। अब अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि हम इसकी एमएसपी की जो लीगलिटीज हैं या एमएसपी का जो कॉम्प्लेक्सिटी है हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बातचीत करेंगे, क्या कहाँ उगाना चाहिए। अगर हम 4.5 टन प्रति व्यक्ति सीरियल्स आज के दिन में उगाते हैं, हमारे किसान भाई उगाते हैं, और 5 टन प्रति व्यक्ति हम हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का उत्पादन करते हैं, मोटा मोटी 10 टन करते हैं। 10 टन अनाज की हमारे पास उपलब्धता है, परंतु उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान कहीं खो गया था। और जो ये कुछ लोग हैं जो राजनीति से ओतप्रोत हैं और जो राजनीतिक संगठनों के साथ लगे हुए हैं, वो इस बात में, इस पूरे मूल्य श्रृंखला में पूरे भारत के किसानों को नहीं आने देना चाहते हैं। अमुक राज्य के जो हमारे किसानगण हैं उन्हीं को ही आने देना चाहते हैं और पता नहीं कौन से किसानगण हैं। ये मुझे भी समझ में नहीं आता कि आंदोलन जिस प्रकार से चल रहा है, पहले तो किसी और दल के साथ था, पहले किसी और मुद्दे पे बातचीत करते थे, अब चुनाव है, एक ऐसी सरकार जो एस्टेब्लिशमेंट को नहीं मानती है, जो अपने राज्य में ही कुछ नहीं कर पाई, वहां के कुछ चुनिंदे किसान कुछ ट्रैक्टर पे लद करके और इस तरफ आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है, आ जाए। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम अगर क्रिएट करेंगे जी। जहां तक एमएसपी की बात है और जहां तक किसान से संबंधित, हाँ मैं आ रहा हूँ पुष्पन जी, आ रहा हूँ आपके पास। विनोद जी, सारी की सारी चीजें उपलब्ध करवा रहे हैं, हमारे साथ आए, टेबल पे बैठे, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं जी। मैं आपको अपनी विनोद जी रुकिए एक मिनट, पुष्पन जी को लिया साहब मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से करूंगा कि पॉलिटिक्स की बजाय हम लोग कोर बिजनेस पे बात करें तो ज्यादा समझ में आएगी। पुष्पन जी रिएक्ट करिए, बताइए। जी जी जी, ये मैं भी यही बात कहने जा रहा था कि विनोद भाई जो है ना केवल भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं, भाजपा को डिफेंड करने की मुद्दे रख रहे हैं। ये एमएसपी गारंटी की कमेटी के सदस्य हैं, एमएसपी की गारंटी की समिति बने हुए भी 2 साल के लगभग हो गया है। आपने आज तक उसकी रिकमेंडेशन है नहीं है उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अरे रुक तो जाओ भाई, अरे एमएसपी के हाँ, मतलब ये पूरे गजेटियर नोट में अरे सुन तो लीजिए, इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरे 2 साल तक आपने गारंटी पे बात करती रही, गलत है ना, कई अखबारों में आप लिखते रहे, वो गलत है, कहीं भी गारंटी की बात नहीं की गई है। यहाँ सुन तो लो भाई, इनका डाउन करो फीडर, यहाँ पे एमएसपी को ट्रांसपेरेंट सही बात है, बिल्कुल इफेक्टिव करने की बात की गई है। पूरे भारत में एमएसपी का कैसे फायदा मिले, वो कैसे मिले, सुन तो लीजिए भाई, मैं वो तो सुन रहा हूँ आपकी बात पिछले कई सालों से। उनको अपनी बात एक बार रखने दीजिए। विनोद जी आपने कह तो दिया, सुन लिया मैंने बात। विनोद जी उनको अपनी बात रखने दीजिए। बोल रहे हैं आप एक करके प्लीज। विनोद जी आपने सुन लीजिए, आपसे आज मुझे माफ करें विनोद भाई, शांति। नहीं अरे अभी इतने 5 मिनट कैसे चले जाएंगे, अभी थोड़ी देर रुकना पड़ेगा आपको। भाई आपको जवाब देने ये जवाब अभी आप रुकिए, अभी तो शुरुआत, छोटे जवाब प्लीज। तो प्रोग्राम की शुरुआत। हाँ पुष्पन जी जवाब दीजिए, छोटा रखिएगा। ऐसा है कि एमएसपी की लीगल गारंटी की बात जो तय हुई थी उसीलिए वो कमेटी बनानी थी, इसीलिए उसका बायकॉट हुआ था कि आपने अपने आप ही घोषित कर दिया हम ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं। अरे यहाँ पर जो है नीरज जी मांग रहे मेरी तनख्वाह दे दो जो तय कर गई है, तुम कह रहे हो मैं ट्रांसपेरेंसी से जो है इस काम को करूंगा, इफेक्टिव कैसे हो ये करूंगा। अरे भाई जो सीधा मांग रहे हैं उस पर बात करो ना कि एमएसपी की लीगल गारंटी आप क्यों नहीं देना चाहते देश के किसानों को। पुष्पन जी बिहार में भी जाकर के कोई प्राइवेट सेक्टर। विनोद जी भाई गारंटी क्यों नहीं दे सकते? आवश्यकता सिर्फ बिहार में क्यों पड़ती है, पंजाब और हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर को तो बुला लीजिए।
हर जगह हम है। पैक्स बना रहे हैं, जरूरत नहीं हम फिर दुनिया का किसी की भी। सबसे बड़ा वेयर हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई जरूरत ही आप नहीं इस पे जरा है। ध्यान दीजिए, 3 लाख गोडाउन बनने अरे हैं, भाई, 3 लाख कोई- पैक्स होंगे। कोई आवश्यकता प्राइवेट सेक्टर की बात आप क्यों कर रहे हैं इसमें? किसानों से जो वायदा किया गया है मार्केट इंटरवेंशन के तहत, उसकी खरीदारी पूरी करेंगे। अरे भाई एमएस और जो स्वामी सहजानंद MSP के ऊपर सरस्वती ने बात करो किसान मेरे भाई, आंदोलन आज शुरू किया MSP था, का उसको प्रश्न है। परिणति तक पहुंचाएंगे पुष्पेंद्र जी। अरे भैया, आप केवल एमएसपी की और आंदोलन की जो मांगे हैं उस पर बात करने के लिए बुलाया गया है, उसके ऊपर बात करो। आप कोई कृषि मंत्री नहीं हो कि सारी कृषि की समस्याएं हल कराने के लिए आपसे बैठे हैं। कुछ मांगे लेके हम आए हैं, एक कमेटी के आप सदस्य हो, उस पर जो एक्शन है, आपकी बात नहीं सुनूंगा। जो तो फिर आप कहानी क्यों बता रहे हो इधर उधर की? वही कहूंगा, इधर उधर की कहानियां क्यों बता रहे हो? जो कि मैं जैविक खेती करूंगा, मैं एनवायरमेंट चेंज करूंगा, ये स्कोप ही नहीं है। आपसे आंदोलन जिस बात पे हुआ था उस बात पे आप बताइए कि एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे कि नहीं देंगे? आपने एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे कि नहीं देंगे, ये बताइए ना आप। कहीं नहीं कही। लीगल आप देख गारंटी की लीजिए बात चार्टर हमारे में क्या गजेट लिखा में है। नहीं कही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा है। अरे क्यों नहीं लिखी? आप इसीलिए तौरीक को रख रहे हैं, इसीलिए तो बायकॉट किया उसका। मुझे माफ कीजिएगा, इसीलिए बायकॉट किया। आप दोनों लोग प्लीज दोनों लोग झगड़ा मत करिए। इस मसले को थोड़ा मेरे को समझने दीजिए भाई। आप लोग सरदाना जी के पास आते हैं। भाटी साहब आपके पास है। सरदाना जी, बोलते रहेंगे बीच में। क्यों संभव नहीं है कि गारंटी दी जाए एमएसपी पे, लीगल तौर पे उसको रिबाइंड किया? सुनिए सरदाना जी की बात सुनिए सर। नीरज जी तो भाग गए। सुनाओ भाई सब। हाँ सरदाना जी बताइए। भाग गए, अब ठीक होगी बहस। अरे अब सरदाना जी से निपटो। आप बताओ सरदाना जी, गारंटी क्यों नहीं दी जा सकती? सरदारा जी तो निपटे हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि जिसको ये समझना हो कि सरकार गारंटी दे सकती है या नहीं, चौधरी चरण सिंह जी की किताब पढ़ लो। उसमें उन्होंने साफ ये लिखा है और कहा है अपने विचारों में। चौधरी जी की तो बात मानते हैं ना किसान नेता। चौधरी जी ने ये कहा है कि अगर नीरज जी एक मिनट। नीरज जी, ये बहस गलत डायरेक्शन में जा रही है। आपको मैंने जो फार्मूला बताया उसमें कोई तथ्यात्मक गलती हो, कोई फैक्चुअल गलती हो, कोई फिगर्स में गलती हो, वो बता दो। एमएसपी की लीगल पुष्पेंद्र जी उनका जवाब तो सुनने दीजिए पहले। उन्होंने एक लाइन बोली है, मैं उनको रोक दूं, कहेंगे आपने आगे सुना ही नहीं। उनको बोलने तो दीजिए महाराज। नहीं, अरे सर ये एक बात, ये 500 ये आएंगे, ये भी नहीं आएंगे उस बात पे। एमएसपी की अरे आप पहले अज्यूम मत करो। ये मुझे लगता है इसीलिए वार्ता सरकार के साथ हो नहीं पा रही। आप उनको बोलने दीजिए पहले। पुष्पेंद्र जी, अब सारा समय आप ही लोगों के बताओ लिए, ये आप उनको पहले कंप्लीट करने दीजिए। देखो, ऐसा है जी, किसान नेताओं को लगता है कि अगर आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ तो आप अच्छे आदमी हो। अगर आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंस हैं और आपका लॉजिक मैच नहीं करता है तो ये भाजपा के आदमी है, ये सरकार के आदमी है, ये किसान विरोधी है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि किसान नेताओं को ये लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार वो इस ब्रह्मांड के निर्माता वही रह गए हैं, बाकी में तो अकल रही नहीं। ये दिक्कत हो गई है किसान नेताओं को, क्योंकि आप लोगों ने अन्नदाता करके, अन्नदाता तो भैया धरती माता है, आप उसका एक्सप्लॉयटेशन करके फसल निकाल के बेच दे अपने कमाने खाने के लिए। अन्नदाता कोई इंसान नहीं हो सकता, वो प्रकृति ही होती है। लेकिन नेतागिरी के चक्कर में सरदाना जी बिजनेस गणित समझाइए, गणित समझाइए। मैं वही गणित पे आ रहा हूँ। बिजनेस पे आओ ना। बिजनेस सीधी सी बात है मेरे भाई, ये बताओ ना मेरी फिगर्स गलत कैसे हैं, वो बताओ। बनेंगे जब गणित पाएंगे। आपके ऐसा है, मैं एक बात बहुत सीधी सी फैक्ट बताओ ना कि जितने रुपए की बात हुई रिपोर्ट में है लक्ष्मण जी की, उसमें कहाँ सही है, मैं गलत हूँ वो सही है, वो बताओ ना आप। फसलों की कीमत मैंने गलत लगाई हो, मैंने जो रेट बताया वो गलत लगाया हो, मैंने जो बताया कि खर्चा नहीं आएगा। अरे पुष्पेंद्र जी यार, आप ही एंकरिंग कर लो फिर। आपसे सारी चीज कंसल्ट की है इस बारे में। आप एक मिनट शांत क्यों नहीं रह सकते? ये इधर उधर की बातें करते रहेंगे तो मैं हूं ना उसके लिए, मैं पूछ रहा ना उससे, गणित समझाओ। आप ही बीच में ज्ञान दे रहे जा रहे हो। देख लेना आप। अब तो शांत बैठो ना, 2 मिनट सुन लो ना उनकी बात। पब्लिक भी सुन रही होगी, अगर नहीं समझ में आई तो आपके फेवर में बोलेगी। सुनने दीजिए ना एक मिनट। डिस्टर्ब बहुत करते हैं आप लोग आपस में। बोलिए सर, प्लीज गणित समझाइए। अगर पुष्पेंद्र जी को ये लगता है कि सिर्फ यही किसान नेता बुद्धिमान है और व्यापारी वर्ग मूर्ख है, तो इनको अपने विचार बदल लेने चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक भावांतर योजना शुरू की थी। ये कहा था कि अगर एमएसपी से नीचे फसल बिकेगी तो जो भाव बीज का रहेगा वो सरकार देगी। बड़े खुश हुए सब, किसान नेता बहुत खुश हुए, सबको लगा पता नहीं क्या तीर मार लिया। व्यापारी मूर्ख नहीं है, उसने कहा ठीक ऐसा है, अगर 20 रुपए की एमएसपी है ना, मेरे से 10 रुपए ले ले और 10 रुपए भावांतर जाके सरकार से ले ले।
वो जो फसल 16, 17, 18 रुपए बिकती थी, व्यापारियों ने 5-5 रुपए रेट नीचे गिरा दिए कि तुम्हें भावांतर मिल रहा है ना, तो हमसे क्यों ले रहे हो? हम तुम्हें देंगे 12 रुपए में, तुम 8 रुपए ले लो जाके सरकार से। क्या हुआ? मध्य प्रदेश सरकार को वो योजना बंद करनी पड़ी। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि किसान नेता ये क्यों नहीं समझना चाहते कि हर आदमी रोटी खाता है, भगवान ने सबको दिमाग दिया, इनसे ज्यादा ही दिया होगा। वो लोग व्यापार करते हैं, रिस्क वो भी लेते हैं, हर तरह का काम होता है। अब आप कह रहे हो लीगल गारंटी। अभी मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन बता देता हूं, और ये चौधरी साहब ने भी इस बात को माना है। पहली बात, मान लीजिए आपने लीगल गारंटी दे दी कि 20 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं बिकेगा। क्या अगले साल आप एमएसपी का रेट बढ़वाएंगे या नहीं बढ़वाएंगे? बढ़वाएंगे। उसके अगले साल बढ़वाएंगे? बिल्कुल बढ़वाएंगे। अगले 10 साल में रेट कहां होगा? आज जो 20 का रेट है वो होगा 40। अंतरराष्ट्रीय बाजार में रेट होगा 30। मैं काहे को खरीदूंगा किसान से? मैं तो कहूंगा इंपोर्ट करो ना यार। मैं कोई किसानों के लिए बैठा हूं क्या? मुझे अपनी फैक्ट्री चलानी है, धंधा करना है। किसान को जहां बेचना है बेचे, नहीं बिकता सरकार को बेचे। उस स्थिति में आप क्या करोगे? फिर आप जाओगे सरकार के पास कि जी एमएसपी भी बढ़ा दो, उस पे भी 50% दे दो, और अब क्योंकि व्यापारी नहीं खरीद रहा तो सरकार खरीदे। नहीं तो गारंटी का मतलब क्या है? यही नेता कल अपनी कहानी बदलेंगे। कारण बहुत सिंपल है। आज भी ये किसान की बात कर रहे हैं, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। संचय में छोटा हिंदुस्तान में, हाँ बिल्कुल लाइव, ये किसान नेताओं ने मान लीजिए कहा आएंगे बढ़ाओ, अरे कैलकुलेशन दे रहा हूं ना। मक्का हो गया 22, 24, 25 रुपए। मुर्गी का किसान, वो भी किसान है, वो सरकार के पास पहुंच गया, भाई साहब इतना महंगा मक्का हम नहीं खरीद सकते, हमें आयात करने दो। वो भी मुर्गी का किसान है। फसल का किसान तो चाहता है 25 रुपए किलो मक्का का मिले, मुर्गी का किसान कहता है भाई साहब अंतरराष्ट्रीय बाजार में 14 का मिल रहा है, 30% ड्यूटी लगा लो, फिर भी सस्ता पड़ता है, आयात करने दो। उस स्थिति में किसान क्या करेगा? मक्के वाला। सदान जी एक मिनट ये रुकिए। भाटी जी को बीच में लाते पुष्पेंद्र जी नहीं, वो कहेंगे मुझसे तो बात ही नहीं कर रहे हैं, फिर आपके पास जाते। भाटी जी, क्या WTO से भी संबंध खत्म करें? सरकार इंपोर्ट पे भी बैन लगवाएंगे क्या आप, कि बाहर से ही मत लेना गुरु? नीरज जी, हमने ये कब कहा है कि बाहर से लेना बंद कर दे सरकार? हमने तो अपनी फसलों की बात करी है, हमने तो अपनी फसलों की एमएसपी मांगी है। अब जो हमारे सरदाना जी जो बता रहे हैं सारी चीजों को, ये तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इन्होंने तो ये कह दिया कि किसान नेता सब पागल हैं, ये कोई जानते नहीं है, यही सब विजय जी सब कुछ जानते हैं। क्योंकि इनकी जो मानसिकता है ना, वो पहले बोलते ही ये झलक गई कि ये सिर्फ सरकार के भेजे हुए एक नुमाइंदे हैं। और इनकी मानसिकता ये है कि आप ये दिखा दो कि जो किसान अभी बैठे थे भाई साहब वो भग गए, ऐसे भगोड़े भागते रहते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये कह रहे हैं कि ट्रॉलियों भर भर के आ गए, मतलब शौक पड़ा है किसी को? 13 महीने का आंदोलन चला पहले भी, और हम एमएसपी की मांग को उस दिन से ही तैयार बराबर मांग रहे हैं। लेकिन फिर यही बात आ गई, जो कह रहे हैं 3 आदमी जो है आए, क्यों आएंगे 3 आदमी? तुम्हारे मतलब जैसे सदस्य बैठे थे पहले हमारे पैनल में, ऐसे लोगों की मानसिकता वजह से ही तो कोई नहीं आया आज तक इस पैनल, इसमें एमएसपी की मांग के लिए। अब नहीं आएगा जी किसान मोर्चा कोई व्यक्ति। पुष्पेंद्र जी को भी लेना बीच में। पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी बड़े भाई हैं हमारे, ले लीजिए पुष्पेंद्र जी को भी। हाँ बताइए। हमारे मैं यही बात पे आ रहा हूँ। देखिए ऐसा है भाई साहब ने जी, पुष्पेंद्र जी एक बार भाटी जी कंप्लीट कर लीजिए पुष्पेंद्र जी, भाटी जी कर लीजिए। तो मैं नीरज जी ये कह रहा हूँ कि जैसे सरदाना जी कह रहे हैं बार बार कि यार मतलब ये तो क्या समझते हैं किसान नेता अपने आप को, इन्होंने तो सिस्टम बिगाड़ दिया। हमने क्या सिस्टम बिगाड़ दिया? हमने क्या देश का नुकसान कर दिया? आप फसलों की जगह सरकार ने वहां कीले लगा दी, ये गुनाह कर दिया। भाटी जी रुकिए, भाटी जी ये वाला मैं इसीलिए मैंने विनोद को भी रोका था कि ये पॉलिटिक्स नहीं करना मुझे। पुष्पेंद्र जी, आप जो सरवाना जी कह रहे हैं कि नहीं मैं सस्ता इंपोर्ट कर सकता है व्यापारी? हाँ, नहीं सस्ता इंपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब यूक्रेन युद्ध के बाद गेहूं की शॉर्टेज हो रही है तो हमारा भी महंगा एक्सपोर्ट जाएगा। फिर 200 रुपए में आटा खरीदना, कोई तकलीफ आपको भी नहीं होनी चाहिए। उस टाइम जब बाहर महंगा हमारा बिकेगा तो हम भी बाहर बेचेंगे। फिर हमारे ऊपर जो अभी शुगर के ऊपर, वीट के ऊपर और चावल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाए हुए हैं? आपको सस्ता भी चाहिए और आप कीमत भी देने के लिए हम तैयार नहीं है। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। देखो,
इस चीज का कोई जवाब अभी क्लियर नहीं हुआ सरदाना जी द्वारा। मैंने जैसे स्पष्ट कहा, बिल्कुल सामने से कहा, मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं। जब ये बात उठी थी 2021 में, तो सारी कैलकुलेशन हमने की थी। उस वक्त सरदाना जी ने एक हवा उड़ाई चैनलों पर कि 18 लाख करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा, 18 लाख करोड़ रुपया एमएसपी की बात करेंगे। तो हमने सारी प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाई उसकी क्या प्राइस है वो सारा किया। हरीश दामोदरन जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं, उन्होंने, हमने बैठ करके किया, वो स्टोरी छपी, उसको उठा करके दीपेंद्र हुड्डा ने पार्लियामेंट में भी बताया। और मैंने कितना, अभी तो लक्ष्मण जी बोल के 40 40 लाख कह रहे हैं, 40 लाख करोड़। अरे 40 लाख का, 40 लाख का तो सारा है। 23 फसलों की बात हो रही है, सारा सुन क्यों भैया, बाकी किसान देश के नहीं है, तो सारा 23 क्यों? एग्रीकल्चर भाई मुर्गी वाले ने कवर किया है, दूध वाले की प्रॉब्लम है, अंडे वाले की मुर्गी वाले कहाँ से बीच में ला रहे हैं? पहले सुन लो ना, रुक तो जाओ, किसान नहीं है। अरे रुक जाओ ना, भाटी साहब, रुक तो जाओ, किसान नहीं है। अरे रुक जाओ, रुक जाओ सरदाना जी, उसका जवाब दे देंगे, दे रहे नहीं भाई। सरदाना जी बोलने दो जरा मुझे, मैं फिगर से रख रहा हूँ। ये कमर्शियल चैनल है भाई, ये कैसी बातें हो रही है? नीरज जी जरा इनको शांत कराओ, ये कमर्शियल चैनल है मेरे भाई, यहाँ हार्ड फैक्ट्स रखिए, हवाई बातें मत अच्छा करिए। एक मिनट, मैं सवाल पूछ लूं, आप लोग आपस में अगर लड़ गए, हार्ड फैक्ट्स पे बात होती है। पुष्पेंद्र जी मुझे ये बताइए कि 10 लाख करोड़ खर्च होगा कि नहीं होगा? 10 लाख करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। पुष्पेंद्र जी 10 लाख करोड़ होगा ना? 10 लाख करोड़ होगा ना? ना नहीं होगा ना, मैं बता तो रहा हूँ, स्पष्ट करूंगा। कोई देश में एक आदमी लॉजिक को काट दे तो अरे आप कह रहे हो कि बाकी लोग भी खरीदेंगे, सरकार केवल 2.5-3 लाख करोड़ खर्च करेगी। आप ये कह रहे हो 2.5-3 लाख सरकार खर्च होगा, बाकी जो व्यापारी खरीदेगा। सुन तो लो ना, सुनाओ। सुनो, मैं बता देता हूँ। इस फिगर नहीं है ना, अभी आप लोग थोड़ा सा इनके कैलकुलेशन में आ जाते हैं। अरे इनके नहीं, जो हमारे पास है उसकी बता रहा हूँ। करोड़ रुपए की जब इन्होंने फिगर, अरे सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। 18 लाख करोड़ की फिगर इन्होंने बताई थी कि 18 लाख करोड़ रुपया 23 फसलों की एमएसपी को लेने में बजट खर्च हो जाएगा। जबकि उस वक्त प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाई जब हमने एमएसपी किया तो सारा ही फिगर 12 लाख करोड़ का आया। पहली बात तो 6 लाख करोड़ तो वैसे ही घुसेड़ दिए इन्होंने। अरे सर उनका फिगर जाने दो, अभी जो हम इस समय ताजा फिगर दे रहे हैं वो 10 लाख करोड़ का है। अरे यही तो हवा है। हाँ, उस पे भी आ रहा हूँ, 10 का उस पे भी आ रहा हूँ। 10 लाख, हाँ, अब वो 10 लाख का करोड़ का जो फिगर बता रहे हैं, देखिए टोटल एमएसपी की जो फिगर्स हैं वो 15 लाख करोड़ की हैं टोटल, अगर वो आज ही सभी आदमी खरीद ले तो। लेकिन इसमें 3 पार्ट्स हैं 5-5 लाख करोड़ के, लगभग 5 लाख करोड़ रुपया इंक्लूडिंग शुगर केन जो है ऑलरेडी एमएसपी पे जा रहा है। इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लाख करोड़ रुपया क्योंकि जो किसान है वो खुद अपने आप में आधी आबादी है, वो खुद घर पे कंज्यूम कर लेता है, बीज के रूप में, पशु आहार में खराब हो जाता है, वो खत्म हो गया। केवल 5 लाख करोड़ की फसलें हैं जो प्राइवेट सेक्टर खरीद रहा है। वो प्राइवेट सेक्टर भी फ्री में नहीं खरीद रहा है, वो 20-25% डाउन खरीदता है। तो 1-1.5 लाख करोड़ रुपया वो सस्ती खरीदता है, उसको हमें 1-1.5 लाख करोड़ रुपया ज्यादा वो हमें दे देगा। इसमें केवल इतना गणित है। इस गणित को कोई काट दे और मैथमेटिक्स की तरह सरदाना साहब जवाब देना चाहे तो मैं सुनने को तैयार हूं। सर समय की पाबंदी। मेरा एक सवाल खाली है कि गन्ना में तो चल रहा है ना एसएपी बहुत दिन से, उसको आप एमएसपी एसएपी जो भी कहना चाहें, लेकिन उन किसानों की हालत कोई बहुत अच्छी तो हो नहीं गई। अभी आप ही बता रहे गन्ना किसान का भी बकाया बाकी रहता, मिल भी रोती रहती है, किसान भी रोता रहता है। ये पिछले 10, 15, 20, 25 सालों से चल रहा है। वो कुछ लोगों ने नहीं, सारी मिलों के ऊपर बकाया, जो है ठीक हो गई, किसान को पैसा नहीं मिलता। आप लोग ही कह रहे कि गन्ना का भी 15 रुपये बढ़ाया सिर्फ योगी जी ने यूपी में, और वो भी नहीं बढ़ पा रहा। तो एमएसपी 20 रुपए बढ़ाए थे। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, एमएसपी को एक बिग पिक्चर के रूप में देखने की सर शायद जरूरत होगी, इसलिए क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है जितना आप कह रहे हो, और उतना मुश्किल भी नहीं जितना कोई और कह रहा होगा। मैं कह रहा हूँ कि इसको आप बिग पिक्चर के रूप में अगर नहीं देखेंगे तो शायद दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि जो इम्पोर्ट का लॉजिक है, आपकी बात ठीक है, कभी कभार ऐसे युद्ध के समय में बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया तो उसका फायदा मिलेगा, मिलना भी चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी सर, इसलिए इसको शायद बिग पिक्चर के रूप में देखने की ज़रूरत है। ना तो ये एकदम से कह दिया जाए कि अभी 10 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, सरकार लाएगी कहाँ से? मतलब यही समझ में आ रहा है 10 लाख करोड़ का भी मान लो खर्चा आया तो वो किधर से आएगा? व्यापारियों के जो आप तर्क दे रहे हैं सर, व्यापारी कहेगा मैं नहीं लूंगा, तो सरकार को मजबूरी में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने कानून बना दिया है, और ये मजबूरी की स्थिति बनेगी, क्योंकि इस देश में सब्सिडी हक है सर। ये बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, सरकार को मजबूरी में देनी पड़ेगी, तो वो मजबूरी शायद वो बचना चाह रहे होंगे। आप कह रहे हैं 10 लाख करोड़, 10 का इससे कम का फिगर नहीं, नीरज जी, हाँ बहुत छोटे में सर।
ब्रेक लेना मुझे। देखिए 10 लाख करोड़ रुपए की अगर आपका ही लॉजिक मान लें, हाँ चलिए थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं, कोई नहीं खरीदेगा, बिस्किट फैक्ट्री भी नहीं खरीदेंगी, और ब्रेड बनाने वाले नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया से लेके आएंगे गेहूं, 10 लाख करोड़ का, वो यहाँ से नहीं लेंगे, बाहर से ले लेंगे वो। अच्छा, वो ऑस्ट्रेलिया से ले आएंगे, फैक्ट्री नहीं बंद होगी। जो फटी हुई कुर्ते में जो फटे हुए बनियान कुर्ते में जो है ना हमारा किसान सस्ते में पैदा कर देता है। सर कॉस्ट को पुष्पेंद्र जी, आपसे मैं पुष्पेंद्र जी आपको बता रहा हूँ, आप समझदार आदमी हैं, आपसे मैं लॉजिकली बात कर सकता हूँ। आप स्टील इंडस्ट्री देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखिए, हालत खराब है ना उनकी, क्योंकि पड़ोसी देश में माल बहुत सस्ते में है, तो इसलिए ये लॉजिक बैठता नहीं कि वहां बहुत महंगा मिलेगा इसलिए वो लेंगे नहीं। अच्छा सर, माफी के साथ मैं शो खत्म कर रहा हूँ क्योंकि सर समय एकदम मेरे पास नहीं है, इसलिए इस शो को समाप्त करो। अभी ये सिलसिला चलेगा सर, हम लोग फिर डिस्कस करेंगे और लॉजिक पे डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक।